नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यानी अनलॉक 5 में क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बताते हैं, जिसके तहत अब 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों को भी स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आप स्कूल प्रबंधन और इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट इस पर फैसला ले सकेंगे। साथ ही जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें इसकी भी परमिशन दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है अनलॉक 5 की। अगर इसकी बात की जाए तो अब गृह मंत्रालय की तरफ से जो नई गाइडलाइंस अनलॉक 5 के लिए आई है, उसके तहत 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों को भी स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब स्कूल प्रबंधन और इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट इस पर फैसला ले सकेंगे कि वो स्कूल खोलेंगे या फिर नहीं। ये उनके विवेक पर छोड़ा गया है। साथ ही जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी उनके लिए ये ऑप्शन भी खुला रहेगा कि जो लोग स्कूल नहीं आना चाहते, इंस्टीट्यूट नहीं आना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो 15 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। एसओपी अब राज्य सरकार जारी कर सकती है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि स्कूल डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहेगी। बिल्कुल नीलू, ये अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसे खास तौर पे अब राज्यों पर छोड़ा गया है कि वो स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से ओपन करते हैं, वहाँ किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। और उत्तराखंड की अगर बात करें खास तौर पर राजधानी देहरादून की, तो 300 से ज़्यादा स्कूल, बड़े स्कूल यहाँ पर हैं और बड़ा हब है यहाँ पर एजुकेशन का। तो यहाँ पर अब सरकार को ये फैसला लेना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको किस तरीके से ओपन किया जाए या ना किया जाए, हालात किस तरीके के हैं। दूसरी बात ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मालिकान हैं या फिर इससे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले संचालक है, उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है मार्च से लेकर अब तक। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की इजाज़त दी जाए तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी? और तब मुख्य सचिव ने भरोसा दिया था कि भारत सरकार अगर गाइडलाइंस जारी करेगी तो राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन अभी भी कोरोना के जिस तरीके के हालात हैं, क्या पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, क्या राज्य सरकार कोई बड़ा रिस्क लेना चाहेगी, इन सारी बातों पर भी चर्चाएं होना बाकी है। 15 दिन का वक्त और 15 दिन के बाद राज्य सरकार तय कर देगी कि स्कूल अभी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज को लेकर भी अभी फैसला होना बाकी है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राज्य सरकार के बुद्धि विवेक पर छोड़ा गया है कि आप स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट खोलेंगे या फिर नहीं खोलेंगे। और अगर ये जो 15 दिन है, अगर इसमें सरकार फैसला लेती है कि चलिए ठीक है स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे, तो इसके लिए फिर तैयारियां भी करनी होंगी, क्योंकि सभी को बुलाना होगा, नियम कानूनों का पालन करना होगा, क्योंकि कोविड अभी फिलहाल तो थम नहीं रहा है, आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नीलू, कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 1000 के आसपास एवरेज केस उत्तराखंड में फिलहाल अभी है। और स्कूल जब आप खोलेंगे तो सबसे बड़ी बात वह बच्चों के रिस्क है। बच्चों का रिस्क क्या गार्जियंस लेना चाहेंगे, क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल कर पाएगा, बच्चों के बीच क्या सोशल डिस्टेंसिंग में हो पाएगी, क्या पेरेंट्स इस बात के लिए राजी होंगे। तो राज्य सरकार के लिए न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में, न सिर्फ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, और जहां फिर गांव में स्कूल्स किस तरीके से हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या स्थिति है, मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या स्थिति है, यानी बहुत कुछ समीक्षा के बाद आप उस बात को प्लान कर पाएंगे कि हमें स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है राज्य सरकारों पर अब गृह मंत्रालय ने छोड़ा है कि स्कूल, कॉलेजेस आप खोल सकते हैं कुछ नियम कानून के साथ, लेकिन डिसाइड अब राज्य सरकार को ही करना है, क्योंकि कोविड के मामले अब भी कम नहीं हो रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा इन 15 दिनों में क्या फैसला राज्य सरकार की तरफ से होता है। और अब आपको कोरोना अपडेट भी बताते चले। बुधवार को 1005 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या अब 49,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक कुल 611 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9100 कोरोना मरीज अब तक एक्टिव हैं उत्तराखंड की बात की जाए तो।
लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर मामलों की बात की जाए तो 1005 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद अब उत्तराखंड में बढ़कर 49,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक कुल 611 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,100 यानी 9100 कोरोना मरीज अब भी राज्य में एक्टिव बताए जा रहे हैं। और उत्तराखंड में कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट तय कर दिए गए हैं। राज्य में 719 रुपए में रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी इसका आदेश जारी कर दिया है। प्राइवेट लैब में 719 रुपए में यह टेस्ट कराया जा सकता है। तो अब रैपिड टेस्ट के लिए भी बताया जा रहा है कि जो तय मूल्य है वो कर दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 719 रुपए देने पड़ेंगे, यानी जो मनमाने दाम लिए जाते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। और पिथौरागढ़ में डीएम विजय जोगदांडे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी के सैंपल ले लिए जाएंगे। साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। प्रशासन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर को खोलने का फैसला भी लिया है। और आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रामनगर का दौरा है। वो रामनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर बने सेंटर का लोकार्पण करेंगे, जो करीब 1 करोड़ की लागत से बना है। बताया जा रहा है कि देश भर के टाइगर रिजर्व में मौजूद सेंटर में ये सबसे अच्छा है। और इसके साथ ही सीएम यहां हर साल होने वाली बाघों की गणना फेज 4 के आंकड़े भी जारी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है धनगढ़ी गेट के पास। वहाँ पर कॉर्बेट परिचय केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिस नई टेक्नोलॉजीज और पर्यटकों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। और बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ताबड़तोड़ 3 बड़े और कड़े फैसले किए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि हल्द्वानी को लेकर, जिसमें हल्द्वानी में पिछले शुक्रवार को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। इस मामले पर बिजली विभाग के एसडीओ और एई समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उपनल के एक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई। सीएम त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। राज्य में गायब चल रहे 81 सरकारी डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 81 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये डॉक्टर लंबे समय से गायब थे और इनकी बर्खास्तगी के बाद इनकी जगह पर नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। और उत्तराखंड बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास 17 अक्टूबर यानी कि पहले नवरात्र पर होगा। ऑफिस की सोच राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह की थी और शिलान्यास जेपी नड्डा करेंगे। यानी 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ऑफिस के जरिए भी संदेश देना चाहती है। उत्तराखंड में करीब 2 दशक बाद बीजेपी अपना हाईटेक और नया ऑफिस बनाने जा रही है। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने ऑफिस बनाने की बात कही थी और अब 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए नया ऑफिस शुभ हो, इसलिए पहले नवरात्रि का दिन तय हुआ है। आने वाले 1 से 2 साल के बाद उत्तराखंड बीजेपी का अपना प्रदेश कार्यालय होगा। देहरादून में आउटर रिंग रोड पर ये नया ऑफिस बनेगा, जिसका शिलान्यास 17 अक्टूबर यानी पहले नवरात्रि पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। इस ऑफिस में खास तौर पे किफायत का ध्यान रखा जाएगा, इसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया जाएगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ आसानी से हो सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उस पर किस तरीके से काम हुआ है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। 3 एकड़ की ये जमीन लगभग 10 से 11 साल पहले खरीदी गई थी और अब यहाँ पर 10-11 साल बाद ऑफिस की तैयारी है, शिलान्यास की तैयारी है। मैप लगभग तैयार हो चुका है। आगामी अक्टूबर में पहले नवरात्रे को हमारे प्रदेश कार्यालय का भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी शिलान्यास करेंगे। ये कार्यालय पर हमने ये ख्याल रखा है कि उत्तराखंड की जो शिल्प कला है वो उसका उसमें ध्यान रखा गया है।
नया ऑफिस आउटर रिंग रोड पर होगा। ये ऑफिस जहां लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन ग्राउंड, वर्चुअल सिस्टम से लैस होगा, वहीं इसमें राज्य की संस्कृति की भी झलक मिलेगी। ग्रंथालय भी होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो भविष्य दिखाई दे रहा है कि और आज के कालखंड में जो हम जिसको हम कोविड कालखंड कहते हैं, उसमें हम साथ साथ ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना उन्होंने पहले ही की थी। उत्तराखंड में बीजेपी के नए ऑफिस का इंतजार करीब 10 साल से हो रहा था। इसके निर्माण की शुरुआत 17 अक्टूबर को हो जाएगी और सरकार से लेकर संगठन को उम्मीद है कि नए ऑफिस की बुनियाद 2022 में बीजेपी को और मजबूती देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले को लेकर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने बकाया जमा कराया है। निशंक ने 10,27,000 रुपए का बकाया चुका दिया है। निशंक ने राज्य संपत्ति विभाग को यह बकाया जमा करवाया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। निशंक अभी केंद्र की मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और सबसे पहले सरकारी कोठी छोड़ने वाले भी रमेश पोखरियाल निशंक ही थे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में एक कार में आग लग गई। अचानक कार में आग लगी और पूरी कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग जो थी वो गाड़ी को पूरी तरह से जला चुकी थी। कार सवार वक्त रहते पहले ही कार से बाहर निकल गए थे और अपनी जान बचा ली। आप भी देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी और कार इस आग में पूरी तरह से जल गई। और विकासनगर में एक दुकान में भी भीषण आग लग गई। कालसी इलाके के मुख्य बाजार में आग लगी और इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और दमकल की टीम भी आग पर काबू पाने में जुटी रही और काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार आज से धान की खरीद भी शुरू कर देगी, जिसके लिए नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों में सरकारी खरीद केंद्र खोल दिए गए हैं। कोरोना बीमारी को देखते हुए इस बार खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। सरकार ने ए ग्रेड धान का खरीद मूल्य 1888 रखा है और कॉमन धान की खरीद 1868 रुपए तय की है। और केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर हर मिठाई की दुकान को अपनी मिठाई पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना जरूरी कर दिया है। आज से कोई आपको पुरानी मिठाई नहीं बेच पाएगा। आज से सभी मिठाई वालों को अपनी मिठाई पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं मिठाई एसोसिएशन इसके पक्ष में है। वहीं सेफ्टी अधिकारी दुकानों में जाकर मिठाई की जांच भी करेंगे। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि कर्मचारी कम है, इसलिए आम जनता को भी जागरूक होना जरूरी होगा और शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को कंप्लेंट दी जा सकती है। रखने के लिए कहा गया है कि आपकी मिठाई कब से तैयार करी है ये आपको लिखना पड़ेगा। एक आपने बेस्ट बिफोर लिखना है कि आपने इसे कब तक यूज करना है और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है ये भी आपको लिखनी पड़ेगी। वो सामान खरीदने से पहले जिस भी शॉप पे जाए, जिस भी उस पे बॉक्स पे जाए, उस पे देखे, वो अगर वो मिठाइयाँ खरीद रहा है उस मिठाई के ट्रे पे साफ साफ लिखा होना चाहिए कि बेस्ट बिफोर, कब तक वो सुरक्षित है खाने में, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो कब बनी है। तो अगर ग्राहक जागरूक होगा तो हमारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र और उनकी टीम की तारीफ क्या की, मानो सरकार और संगठन को बूस्टर मिल गया। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के सियासी मायने बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनकी टीम की तारीफ क्या की, मानो 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। साल 2017 में जिस मोदी फैक्टर पर बीजेपी को 57 विधायकों का बहुमत मिला था, उसी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही पीठ नहीं थपथपाते, इसके बड़े मायने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को प्रधानमंत्री जी ने सराहा। ये मुख्यमंत्री नहीं, पूरे सरकार की
पीठ थपथपाई ये मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी मनोबल इससे बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोई आसानी से पीठ नहीं थपकाते। प्रधानमंत्री जी काफ़ी सोच समझ के और कार्यों को देखने की उनको बड़ी क्षमता है। क्योंकि सवाल 2022 का है, जब बीजेपी चुनाव में जनता के सामने जाएगी और अपने काम को बताएगी। वहीं विधायक मानते हैं कि पीएम की तारीफ ने सीधे टीम त्रिवेंद्र के काम पर मुहर लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और बहुत उसको स्क्वायरली मेंशन करके उसको कहा। देखिए, सभी जानते हैं कि विशेष रूप से जब पार्टी के मुख्यमंत्रियों को और पार्टी के राज्य सरकारों की समीक्षा मोदी जी करते हैं तो उनके मुंह से सराहना का शब्द निकलना बहुत मुश्किल काम है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2019 में पिथौरागढ़ उपचुनाव तक बीजेपी हर चुनाव जीतती आई है और पंचायत से लेकर सांसद तक के चुनाव तक बीजेपी ने जीते हैं। इन चुनावों में चर्चा पीएम मोदी के नाम की रही। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार के काम की तारीफ करके पीएम ने 2022 से पहले भी जनता का भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश की है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को उत्तरकाशी के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने 2 पावर प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम ने चिल्यानी सौड़ ब्लॉक और इंदिरा टीपरी में 200 किलोमीटर के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सोलर परियोजना स्थापित करने में पहले कुछ लोन संबंधी परेशानियां आ रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने में सारी परेशानियां दूर कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की योजना 10,000 युवाओं को सोलर योजना से स्वरोजगार देने की है। साथ ही कहा कि सरकार खरीद के साथ साथ लोन की भी गारंटी दे रही है। तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार की है और सरकार उनकी गारंटी दे रही है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें सरकार गारंटर है, इसलिए बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना में आइए, आपको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तरकाशी के ही चिकौन गांव में पिरूल से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। 25 लाख रुपए की लागत से बना यह प्रोजेक्ट 25 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। सीएम ने कहा कि चिकौन गांव में बने इस प्रोजेक्ट में 207 लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस प्रोजेक्ट में पिरूल का उपयोग भी हो रहा है। उत्तराखंड में हर साल 23 लाख मैट्रिक टन पिरूल होता है, जिसकी बिजली बनने की दूसरे राज्यों से बिजली कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा। जहाँ अभी हम इसे विद्युत पैदा कर रहे हैं, अभी इससे डीजल बनाया जा सकता है, इससे चारकोल बनाया जा सकता है और पैलेट बना करके ये इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम ये पिरूल करेगा और यहाँ 40,000 लोगों को रोजगार ये दे सकता है। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के लिए भविष्य में जो पेड़ कटेंगे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के पेड़ लगाए जाएंगे। जी हां, उत्तराखंड में वन विभाग के पास अब जमीन ही नहीं बची है। हालात ये है कि 9,000 हेक्टेयर में पेड़ लगाने का बैकलॉग पहले से चल रहा है और जब पेड़ लगाने की बारी आई तो जमीन खोजी गई। वन विभाग के पास सिर्फ 2 से 2,500 हेक्टेयर जमीन ही मिली। यानी अब जैसे टिहरी बांध के लिए बरेली के ललितपुर में पेड़ लगाए गए, वैसे ही उत्तराखंड की विकास परियोजना के लिए अन्य प्रदेशों में पेड़ लगाए जाएंगे और इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन तलाशी जा रही है। डेडिकेटेड फॉरेस्ट लैंड की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसके लिए थोड़ी हमारे लिए दिक्कत आ रही है और उसमें कोशिश हो रही है कि उसको देखा जाए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर वो नहीं बन पाता है तो फिर हम जाएंगे किसी और राज्य में, बात होगी फिर। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी।